हेलो एवरीवन। बीएससी थर्ड ईयर के अंतर्गत अपन मेटल लिगेंड बॉन्डिंग इन ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस पढ़ रहे थे, जिसके अंतर्गत पिछले लेक्चर में जॉन टेलर डिस्टॉर्शन के बारे में बात की थी। जॉन टेलर डिस्टॉर्शन के बारे में मैंने आपको बताया था कि जॉन टेलर डिस्टॉर्शन एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, साथ ही इसके फलस्वरूप तंत्र को स्टेबिलिटी प्राप्त होती है, अर्थात मैं ऐसे कह सकता हूं कि सिस्टम की थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी इंक्रीज हो जाती है। अब देखिए, जॉन टेलर डिस्टॉर्शन के बारे में मैंने कहा था जॉन टेलर डिस्टॉर्शन सामान्यतः है अनसिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से होता है। अनसिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। यहां तक मैंने पिछली क्लास में आपको बता दिया था कि सामान्यतः जॉन टेलर डिस्टॉर्शन है वो एक स्पॉन्टेनियस होने वाली प्रोसेस है, और इसके फलस्वरूप ही, या मैं ऐसे कह सकता हूं कि जॉन टेलर डिस्टॉर्शन होने के लिए किसी बाह्य स्रोत की आवश्यकता नहीं पड़ती है, अर्थात एक ऑटोमेटिक प्रोसेस है। ये होता किस वजह से है? मैंने कहा कि ये अनसिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन यानी इलेक्ट्रॉनों का असमान वितरण होने की वजह से होता है। अब देखिए, मैंने पिछली क्लास में ये भी बता दिया था कि ये जो अनसिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन है इलेक्ट्रॉन्स का, ये किस प्रकार के ऑर्बिटल्स में है। सामान्यतः जनरली सिग्मा बॉन्डिंग की बात करता हूं तब उसमें दो टाइप के ऑर्बिटल्स, या तो बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स होते हैं, बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स, या फिर नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स, नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स। ऐसे कक्षक जो सामान्यतः बंधन में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, और ऐसे कक्षक जो बंधन में पार्टिसिपेट करते हैं वो क्या कहलाते हैं? बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स। चूंकि ऑक्टाहेड्रल की बात करता हूं तब ऐसी स्थिति में मैंने आपको बताया था कि ऑक्टाहेड्रल कंडीशन में सामान्यतः जो मेटल के डी ऑर्बिटल्स हैं, 5 डी ऑर्बिटल्स दो भागों में स्प्लिट होते हैं, हायर एनर्जी के ईजी ऑर्बिटल्स और लोअर एनर्जी के T2G ऑर्बिटल। तो ये जो बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स हैं, ये बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स ऑक्टाहेड्रल की कंडीशन में ईजी ऑर्बिटल होते हैं, और नॉन बॉन्डिंग वाले T2G ऑर्बिटल्स होते हैं। अब ये जो ईजी तथा T2G यहां बताया है, ये जो ईजी ऑर्बिटल्स बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करने के कारण, अगर बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स में अनसिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन है इलेक्ट्रॉन्स का, क्योंकि ईजी के अंतर्गत दो कक्षक आते हैं, दो ऑर्बिटल्स हैं, एक आता है आपका dx² - y² और दूसरा आता है dz², जबकि T2G में ट्रिपली डीजेनरेट कक्षक अर्थात 3 कक्षक हैं, dxy, dyz एंड dzx, 3 कक्षक हैं। अब ध्यान रखना, मैंने आपको कहा कि सामान्यतः है Eg के अंतर्गत दो कक्षक है, dx² - y² और दूसरा dz²। अब ध्यान रखना, ये जो बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स हैं, अगर बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स में अनसिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन है इलेक्ट्रॉन्स का, तब ऐसी स्थिति में सामान्यतः स्ट्रॉन्ग जॉन टेलर डिस्टॉर्शन उत्पन्न होगा, स्ट्रॉन्ग जॉन टेलर डिस्टॉर्शन, स्ट्रॉन्ग जॉन टेलर डिस्टॉर्शन। जबकि नॉन बॉन्डिंग में अगर अनसिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन है तो उसकी वजह से वीक जॉन टेलर डिस्टॉर्शन उत्पन्न होता है, वीक जॉन टेलर डिस्टॉर्शन। अब ध्यान रखिएगा, मैंने आपको बता दिया कि जॉन टेलर डिस्टॉर्शन एक ऑटोमेटिक और स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, यानी स्वतः होता है, इसके लिए किसी बाह्य ऑपरेशन या किसी बाह्य सोर्स की आवश्यकता नहीं होती है। साथ ही मैंने आपको कहा कि सामान्यतः जॉन टेलर डिस्टॉर्शन है, इसके फलस्वरूप जो सिस्टम होता है या जो भी कॉम्प्लेक्स है, इसके होने के फलस्वरूप उसकी स्टेबिलिटी राइज अप हो जाती है। अब होता क्या है? तो मैंने कहा कि ये जॉन टेलर डिस्टॉर्शन होगा किसकी वजह से? इलेक्ट्रॉनों के असमान वितरण की वजह से। इस असमान वितरण की वजह से जो भी विरूपण आएगा, जो प्रभाव लगेगा, इसके फलस्वरूप क्या होता है कि जैसे Eg और T2G हैं, ये इनकी फर्दर स्प्लिटिंग हो जाती है, अर्थात ये पुनः Eg ऑर्बिटल और T2G ऑर्बिटल पुनः भागों में बढ़ जाते हैं। तो कहने का मतलब है कि जॉन टेलर डिस्टॉर्शन के फलस्वरूप जो डबली डीजेनरेट कक्षक और ट्रिपली डीजेनरेट कक्षक हैं, ये फर्दर स्प्लिटिंग हो जाते हैं। फर्दर स्प्लिटिंग होने के कारण इनकी स्टेबिलिटी क्या हो जाती है? राइज अप हो जाती है। तो कहने का तात्पर्य है कि जॉन टेलर डिस्टॉर्शन के फलस्वरूप ही Eg तथा T2G ऑर्बिटल्स
ये पुनः विपाटित हो जाते हैं। अब ये पुनः विपाटन के फलस्वरूप CFSC का मान इंक्रीज हो जाता है और CFSC जितनी ज्यादा होगी, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी कॉम्प्लेक्स उतना ही ज्यादा स्थायी होगा। अब ध्यान दीजिएगा, सामान्यतः जॉन टेलर डिस्टोर्शन के प्रभाव के कारण या तो ऐसा हो सकता है कि जो दो ऑर्बिटल्स हैं, या मैं ऐसे कहूं कि जेड एक्सिस से आने वाले लिगेंड्स हैं, उनकी या तो मेटल के साथ जो लेंथ है, मेटल लिगेंड बॉन्ड लेंथ, ये कम हो जाए, या मैं ऐसे कह सकता हूं उस प्रक्रिया को कि जिसमें सामान्यतः जेड एक्सिस से आने वाले लिगेंड्स मेटल के ज्यादा पास में जाए, और दूसरी वाली प्रक्रिया हो सकती है कि जिसमें मेटल से दूर जाए। तो कहने का तात्पर्य है कि दो टाइप की इसमें प्रोसेसेस हो सकती है, जिसके आधार पर अपन इस जॉन टेलर इफेक्ट के फलस्वरूप CFSC में होने वाली वृद्धि को इंडिकेट कर सकते हैं या उसकी स्टेबिलिटी को बता सकते हैं। अब देखिए, मैंने कहा कि या तो मेटल लिगेंड बॉन्ड लेंथ का मान कम हो जाता है जेड एक्सिस से आने वाली, तो ऐसी स्थिति में मेटल लिगेंड बॉन्ड लेंथ का मान कम होगा। इसका मतलब है कि जेड एक्सिस से आने वाले लिगेंड मेटल के ज्यादा पास में है, और ज्यादा पास में होंगे तो उस प्रक्रिया को हम कहते हैं जेड इन प्रोसेस। अगर वो दो लिगेंड्स ज्यादा बाहर, मेटल लिगेंड बॉन्ड लेंथ का मान इन चार के कंपैरिजन में बढ़ जाती है, तो उसको हम कह देते हैं जेड आउट प्रोसेस। तो कुल मिला के मैं ऐसे कह सकता हूं कि सामान्यतः दो टाइप की प्रोसेसेस है, एक कहलाती है जेड इन प्रोसेस और दूसरी कहलाती है जेड आउट प्रोसेस। अब देखिए, जेड इन तथा जेड आउट में से वो प्रक्रिया होगी जिसमें CFSC का मान ज्यादा होगा। CFSC का मतलब है कि नेगेटिव वैल्यू यानी ऊर्जा का उत्सर्ज जितना ज्यादा होगा, स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा आएगी। अब CFSC कौन से के लिए ज्यादा है? अगर मान लीजिए जेड इन वाली प्रक्रिया के तहत CFSC का मान ज्यादा आता है किसी सिस्टम के लिए, तब ऐसी स्थिति में हम कह सकते हैं कि डिस्टोर्शन के फलस्वरूप ऐसी स्थिति में उसमें दो बॉन्ड लेंथ वो साइज में छोटी हो जाती है और चार बॉन्ड लेंथ का मान ज्यादा होता है। अगर मान लीजिए जेड आउट वाली प्रक्रिया की बात करता है, जेड आउट वाली प्रक्रिया में ऐसी स्थिति में सामान्यतः जो चार बॉन्ड लेंथ है उनका मान कम रहता है, दो बॉन्ड लेंथ का मान बढ़ जाता है। किसके फलस्वरूप? जॉन टेलर डिस्टोर्शन के फलस्वरूप। अब ध्यान दीजिएगा कि सामान्यतः मैंने आपको बताया कि इन जेड इन और जेड आउट वाली प्रक्रिया जिसके लिए CFSC का मान ज्यादा होगा वो प्रक्रिया आसानी से संपन्न हो जाती है। यदि किसी सिस्टम के लिए जेड इन तथा जेड आउट वाली प्रक्रियाओं में मान समान आता है, कहने का तात्पर्य है कि CFSC का मान समान हो, तब ऐसी स्थिति में आपको जेड आउट वाली जो प्रोसेस है वो फेवरेबल प्रोसेस होगी, यानी जिसमें सामान्यतः दो बॉन्ड लेंथ का मान लार्ज होगा और चार बॉन्ड लेंथ का मान छोटा होगा, यानी स्मॉल होगी इन कंपैरिजन टू अदर एनी टू मेटल लिगेंड बॉन्ड लेंथ। तो अब देखिए उसको किस तरीके से अपन एक्सप्लेन कर सकते हैं। मान लीजिए मैंने D9 सिस्टम का एग्जांपल का उदाहरण लिया। D9 वाली प्रक्रिया की बात करता हूं। ये आपके मेटल के d ऑर्बिटल्स 5 जब किसी से बॉन्डिंग नहीं करते हैं, ऐसी स्थिति में पांचों d कक्षकों की ऊर्जा का मान समान। चूंकि मैंने D9 सिस्टम की बात कर रहा हूं, तो ऐसी स्थिति में आपने 9 इलेक्ट्रॉन भरने हैं, प्रत्येक कक्षक में एक एक इलेक्ट्रॉन, देन आफ्टर पेयरिंग 9 इलेक्ट्रॉन। अब मैंने कहा कि ऑक्टाहेड्रल कंडीशन की बात करता हूं, तब ऐसी स्थिति में दो कक्षकों की ऊर्जा का मान बढ़ जाता है जैसे ही ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स निर्मित होगा, और तीन कक्षकों की ऊर्जा का मान कम। ये आपके T2G कक्षक और ये आपके EG कक्षक। T2G कक्षक की बात करूं तो DXY, DYZ और DZX। इनकी बात करूं तो dx² - y² और dz²। क्लियर? अब ध्यान देना, आपको 9 इलेक्ट्रॉनों की फिलिंग करवानी है। मैंने लिया 1 2 3 4 5 6, चाहे हाई स्पिन हो चाहे लो स्पिन हो, इलेक्ट्रॉनों की जो अरेंजमेंट होगा, टोटल 6 इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे T2G में। ये अलग बात है कि अगर हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स है तो पहले 3 इलेक्ट्रॉन इसमें आएंगे, देन आफ्टर 2 इलेक्ट्रॉन फिर वापस T2G कक्षक में फिलअप करते हुए मैं डायरेक्ट लगा देता हूं 9 इलेक्ट्रॉन फिलअप करने हैं। ये आपके इस टाइप से। अब देखिए यहां तो T2G वाले जो ऑर्बिटल्स हैं उनमें तो 6 इलेक्ट्रॉन पूर्ण रूप से भरे हैं, लेकिन बात करते हैं EG वाले की। इस EG में दो तरीके की कंडीशन हो सकती है।
एक तो ये तरीका, दूसरा ऐसा भी तो हो सकता है कि ये जो कक्षक आपने लिए हैं डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और दूसरा लिया डी जेड स्क्वायर। अब डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर में है 2 इलेक्ट्रॉन, यहां पर हो सकता है 1 इलेक्ट्रॉन हो और यहां 2 आ जाए। कौन सी कंडीशन फेवरेबल होगी, ये सारा का सारा खेल जॉन टेलर डिस्टॉर्शन के आधार पर समझा सकते हैं। अब देखिए, मैं जॉन टेलर डिस्टॉर्शन की, मैंने कहा कि 2 टाइप की प्रोसेस हो सकती है, जेड इन या जेड आउट वाली प्रक्रिया। अब ध्यान देना, ये आपका बेरी सेंटर है। अब जैसे ही जॉन टेलर डिस्टॉर्शन होगा, जॉन टेलर डिस्टॉर्शन के फलस्वरूप इनकी फर्दर स्प्लिटिंग हो जाती है, पुनः 2 भागों में टूट जाते हैं, एक कक्षक नीचे वाला और दूसरा कक्षक उच्च ऊर्जा का। क्लियर? अब ध्यान रखना, मैंने कहा 2 कक्षक है बराबर टूटेंगे, तो ऐसी स्थिति में ये जो एनर्जी गैप होगा वो कहलाएगा -1/2 डेल्टा 1, और ये जो एनर्जी गैप है बराबर है, ये इक्वल, ध्यान रखना थोड़ा सा, +1/2 डेल्टा 1, और ओवरऑल जो एनर्जी गैप है ये कहलाएगा डेल्टा 1 के बराबर। अब ऐसे भी मैंने कहा कि इसमें सामान्यतः अगर आपने जेड इन या जेड आउट वाली कौन सी प्रक्रिया करते हो, सपोज कीजिए मैंने जेड इन वाली प्रक्रिया की, जेड इन वाली प्रक्रिया की, इसका मतलब है कि जेड एक्सिस से आने वाले इलेक्ट्रॉन जो लिगेंड्स हैं वो मेटल के ज्यादा पास में जाएंगे, ज्यादा पास में जाएंगे तो ऐसी स्थिति में उसकी एनर्जी का मान क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। यहां मैं जेड आउट वाली प्रक्रिया करता हूं, जेड आउट वाली प्रक्रिया करूंगा, इसका मतलब है कि जेड एक्सिस से जो लिगेंड्स आ रहे थे उनकी दूरी अन्य की तुलना में कम है, और जैसे ही कम होगी तो ऐसी स्थिति में उसकी एनर्जी का मान दूसरे की तुलना में कम। तो फलस्वरूप यहां मैं दिखा देता हूं कि जैसे ये होगा, ये आपका डी जेड स्क्वायर और ये आपका डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अब ये जो 3 कक्षक हैं ये भी 2 भागों में टूटेंगे, क्योंकि इनमें सामान्यतः जेड जो एक्सिस है वो 2 ऑर्बिटल्स में आती है, डी वाई जेड और डी जेड एक्स, जबकि एक्स वाई ऑर्बिटल में कोई जेड एक्सिस नहीं है, जेड कंटेंट नहीं है। तो ऐसी स्थिति में ये भी 2 भागों में टूटेगा, ये आपका 1 कक्षक और ये आपके 2 कक्षक। ये इसको मैं लिख देता हूं डी वाई जेड और डी जेड एक्स, और ये आपका डी एक्स वाई। ये आपका बेरी सेंटर से ये जो डिस्टेंस है ये -1/3 डेल्टा 2, और ये आपकी जो डिस्टेंस है ये 2/3 प्लस की डेल्टा 2, और ओवरऑल जो राशि है ये डेल्टा 2 के बराबर है। क्लियर? 6 इलेक्ट्रॉन इनमें भरे जाने हैं। अब देखिए डेल्टा, इसमें 3 इलेक्ट्रॉन भरे जाने हैं, निम्न ऊर्जा वाले में 2 इलेक्ट्रॉन, उच्च ऊर्जा वाले में 1 इलेक्ट्रॉन। ये तो आपने प्रक्रिया बताई जेड आउट वाली प्रक्रिया। ऐसे ही मैंने आपको बताया जेड इन की प्रक्रिया, ये आपकी 2 ईजी कक्षक और ये आपके 3 T2G कक्षक, ये T2G और ये EG, वो ये आपका बेरी सेंटर, वो ये आपके 6 इलेक्ट्रॉन इसमें फिलअप करने हैं। अब देखिए मैंने कहा कि जेड इन वाली प्रक्रिया है, जेड इन वाली का मतलब है कि जेड से आने वाले वो हायर एनर्जी के होंगे। अब उल्टा हो जाएगा, ये आपके 2 जो ऑर्बिटल्स हैं वो उच्च ऊर्जा के और 1 ऑर्बिटल्स निम्न ऊर्जा का, जिसमें रिपल्सन कम लगता है। ऐसे ही ये भी 2 भागों में बढ़ जाते हैं, 1 निम्न ऊर्जा का और 1 उच्च ऊर्जा का। ये आपका बेरी सेंटर। अब ध्यान रखना, ये डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर, मैंने कहा कि जेड इन वाली प्रक्रिया है, जेड इन वाली है, इसका मतलब है कि जेड एक्सिस से आने वाले पर ज्यादा रिपल्सन, तो ये आपका डी जेड स्क्वायर और ये डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और ये आपका डी एक्स वाई जेड और डी एक्स जेड, और ये आपका डी एक्स वाई। 6 इलेक्ट्रॉन भरने, 2 2 4 6, ये 8 और 9। अब देखिए मैंने बताया ये जेड आउट और ये जेड इन की प्रोसेस। अब आपको कैलकुलेट करना है कि किसमें CFSC का मान ज्यादा आए। जिसके लिए CFSC का मान ज्यादा आए, चाहे वो जेड इन वाली प्रक्रिया में आए और या फिर CFSC का मान चाहे जेड आउट वाली प्रक्रिया में आए, जिस प्रक्रिया में CFSC का मान जितना ज्यादा आएगा उतना ही वो तंत्र को स्टेबलाइज करेगा, यानी वो प्रोसेस उतनी ज्यादा फेवरेबल होगी। अब देखिए मैंने ये भी कहा था कि CFSC जेड इन और जेड
आउट वाली प्रक्रिया बराबर आ जाती है, तब ऐसी स्थिति में CFSC Z आउट वाली प्रक्रिया हमेशा फेवरेबल होगी या उसको प्रेफरेंस देगा। अब देखिए दोनों के लिए मैं आपको CFSC कैलकुलेट करके बता देता हूं। फर्स्ट वाली Z आउट वाली प्रक्रिया के लिए मैंने CFSC कैलकुलेट की, तो CFSC अपन ऑक्टाहेड्रल कंडीशन के लिए बात करते हैं, तो अपन ने फॉर्मूला लिखा है 0.4 Nt2G प्लस 0.6 NEG डेल्टा O प्लस, अब देखिए इस वाली प्रक्रिया में चूंकि दोनों ही जो ऑर्बिटल्स हैं, चाहे निम्न ऊर्जा के चाहे उच्च ऊर्जा के, इनमें इलेक्ट्रॉन पूर्ण रूप से भरे हैं। अब मैंने कहा कि इसकी एनर्जी का मान इतना कम है और इसकी एनर्जी का मान इतना ज्यादा है, तो मैंने मान लीजिए लिखा, इनके लिए लिखूं 2/3 गुणा 2 डेल्टा 2 और इसके लिए लिखूं माइनस में 1/3 गुणा, चूंकि इलेक्ट्रॉनों की संख्या 4 डेल्टा 2, तो ऐसी स्थिति में यही 4/3 डेल्टा 2 पॉजिटिव और ये 4/3 डेल्टा 2 नेगेटिव, ऐसी स्थिति में आपस में कैंसिल आउट। तो इसको मैं प्रक्रिया को लिखता नहीं हूं। इस वाली बात करूं तो ऐसी स्थिति में यहां देखिएगा -1/2 गुणा 2 डेल्टा 1 प्लस 1/2 गुणा 1, चूंकि एक इलेक्ट्रॉन है डेल्टा 1, तो ऐसी स्थिति में इसको मैं लिख सकता हूं डेल्टा 1 प्लस माइनस डेल्टा 1 प्लस 0.5 डेल्टा 1, और इसको मैं अगर सोल्व आउट करूंगा तो लिख सकता हूं -0.5 डेल्टा 1 लिख सकता हूं। तो इसी के आगे मैं इसको जोड़ देता हूं, सीधा इसको लिख देता हूं -0.5 N डेल्टा 1 प्लस 0.5 N डेल्टा 1, इन दोनों वाली प्रक्रियाओं के लिए। अब इसकी अगर मैं चर्चा करता हूं तो देखिए आप CFSC का मान देखोगे, तब ऐसी स्थिति में -0.4 गुणा T2G, अब T2G में कुल इलेक्ट्रॉन कितने 6 प्लस गुणा 6 प्लस 0.6 N नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन EG ऑर्बिटल्स, तो इनकी संख्या 3 डेल्टा O प्लस, इसको सोल्व आउट करके मैंने बता दिया कि ये ओवरऑल, तो इसको मैं सीधा ही लिख देता हूं -0.5 डेल्टा 1। क्लियर? अब देखिए इसको सोल्व आउट करूंगा तो ऐसी स्थिति में 2.4 प्लस 1.8 डेल्टा O माइनस 0.5 डेल्टा 1, ये वाली Z आउट वाली प्रक्रिया कर रहे हैं अपन। तो CFSC Z आउट इक्वल टू, ये सोल्व आउट किया तो -0.6 डेल्टा O माइनस 0.5 डेल्टा 1, ये आपके पास कौन सी आ गई Z आउट वाली प्रक्रिया के लिए CFSC का मान। अब देखिए मैं कर देता हूं Z इन वाली प्रक्रिया के लिए। Z इन वाली के लिए भी ये फॉर्मूला लगेगा, तो वही अपन लिखेंगे CFSC, चूंकि इसमें भी ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। अगर इनकी अपन एनर्जी डिस्टेंस निकालें तो वही इसकी एनर्जी का मान -2.3 डेल्टा 2 और इसकी एनर्जी का मान इस बेरी सेंटर से प्लस 1.3 डेल्टा 2 और ओवरऑल डेल्टा 2 वाली है, तो ये तो आपस में कैंसिल। इसकी मैं बात करूं तो CFSC इक्वल टू -0.4 गुणा वही 6 इलेक्ट्रॉन है T2G में, ये आपका T2G 6, तो इसको मैं सीधा लिख देता हूं -0.6 डेल्टा O, और अगर इसको सोल्व आउट करूंगा तो वही मान आएगा आपका डेल्टा 1 के लिए, ये प्लस 1/2 और ये माइनस 1/2 डेल्टा 1 और ओवरऑल वैल्यू डेल्टा 1। अब देखिए इसके लिए भी मान कितना आएगा 0.5 डेल्टा 1। ये कौन सी के लिए Z इन के लिए। मैंने आपको कहा कि Z इन तथा Z आउट में से वो प्रोसेस होगी जिनके लिए मान CFSC का मान जितना ज्यादा है। अब दोनों के लिए बराबर आ गया तो Z आउट वाली प्रक्रिया, तो ऐसी स्थिति में Z आउट वाली प्रक्रिया का मतलब हो गया कि इसमें 2 बॉन्ड लेंथ 4 बॉन्ड लेंथ की तुलना में क्या है, बड़ी है, लार्ज है, जबकि 4 बॉन्ड लेंथ स्मॉल है इन कंपैरिजन टू 2 बॉन्ड लेंथ जो Z एक्सिस से आने वाली है। तो ऐसी स्थिति में अगर कोई मैंने कॉम्प्लेक्स लिया CuH2O का 6 तो ऐसी स्थिति में ध्यान रखिएगा इसमें सामान्यतः डिस्टोर्शन पाया जाता है। ये रेगुलर ऑक्टाहेड्रल न होकर किस आकृति का होगा, ये डिस्टोर्टेड ऑक्टाहेड्रल आकृति का होगा, और इसमें सामान्यतः जो 2 OH
कॉपर और OH2 बॉन्ड लेंथ होगी, ऑक्सीजन बॉन्ड लेंथ होगी, वो 4 की तुलना में क्या होगी, लार्ज होगी। किसकी वजह से, ड्यू टू जॉन टेलर डिस्टोर्शन की वजह से। क्लियर, ये था आपका जॉन टेलर डिस्टोर्शन पर आधारित जेड इन जेड आउट वाली प्रक्रिया। इसी पर आधारित मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में क्वेश्चन करवाऊंगा कि किस तरीके से जॉन टेलर डिस्टोर्शन को आपको देखना है, किस तरीके से पहचानना है कि किसमें जॉन टेलर डिस्टोर्शन होगा या नहीं होगा। थैंक यू।